नमस्कार दोस्तों, आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 था आज की वीडियो का। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे प्राचीन ऐतिहासिक अवशेष हैं या प्रमाण हैं, उनको समझने के नजरिए से इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो प्रागैतिहासिक, फिर एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। ठीक है, तो यह बात प्राग ऐतिहासिक की हो रही है। तो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत इसको पाषाण युग, स्टोन एज में रखा गया है। पाषाण युग को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, तो आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर था ऑप्शन ए, पाषाण युग। अगला क्वेश्चन था प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन है 3, लकड़ी, हड्डी या पत्थर, और चौथा उपरोक्त सभी। तो आप जब एनसीईआरटी की बुक वगैरह देखेंगे, उसमें वो पिक्चर्स वगैरह बनी होती हैं, तो आपको उसमें पत्थर भी मिल जाएंगी, हड्डी भी मिल जाएगी, लकड़ी भी मिल जाएगी। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग? तो ऑफ कोर्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुरापाषाण युग। सबसे पहले मतलब फर्स्ट स्टेज में ही हमने पत्थर से पत्थर, लकड़ी से पत्थर ऐसा करके प्रयोग करके मानव ने आग को जलाना सीख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे बन गया होगा, इसका आंसर नवपाषाण काल है। क्वेश्चन नंबर 5 भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसका आंसर जौ है। क्वेश्चन नंबर 6, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में एक फिक्स टाइम पीरियड दिया हुआ है, कोल्डी हवा नहीं है ना, और कोल्डी हवा यहाँ पर ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन में क्या है? बेलन। तो करेक्ट आंसर क्या है? बेलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपको ही पता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हड़प जो प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय इतिहास के, वो मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो के टीले खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? जब टीले की खुदाई हुई तो उसके अंदर क्या निकली? मिट्टी की राख, राख निकली है ना। याद रखिएगा, आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। जब मोहनजोदड़ो, मतलब मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? उसका अर्थ क्या निकलता है? मृतकों का टीला। और जब टीले की खुदाई हुई तो उससे क्या निकली? राख। तो राख से हो जाएगा राखल दास बनर्जी। याद रहेगा ना? ठीक है, राखलदास बनर्जी। यदि किसी मासूम को हड़का दिया जाए, किसी मासूम को या किसी मासूम पर किसी दूसरे को हड़का दिया जाए, मतलब उसको एग्रेसिव कर दिया जाए, तो क्या होता है? उससे सामने वाले को दया आने लगती है ना। अपन को दया आने लगती है कि उसने कुछ किया भी नहीं, उसके ऊपर जबरदस्ती वो भड़क रहा है, हड़क रहा है। तो हड़क रहा है मतलब हड़प्पा। और जब मासूम के ऊपर कोई हड़कता है तो अपन को क्या आती है? दया। तो इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। क्योंकि हड़प्पा, चूंकि आपको पता है इस सभ्यता का नाम ही क्या है? हड़प्पा सभ्यता, है ना। मतलब पहला जो खुदाई हुई होगी पहली, वो हड़प्पा की हुई होगी या किसी दूसरे शहर की? ऑफ कोर्स हड़प्पा की, इसलिए तो इसी के नाम पर सभ्यता का नाम हो गया, है ना, हड़प्पा। तो हड़प्पा, किसी को हड़का दिया जाता है तो उस पर दया आ जाती है। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। चूंकि यही पहला स्थान था जिसकी खोज हुई, तो जब ईयर होगा उसके लास्ट में भी क्या आएगा? 1। हमने ऐसा कुछ याद कर लिया।
क्योंकि ये दूसरा वाला ईयर था, सॉरी ये दूसरा स्थान था कंटिन्यू, कौन, मोहनजोदाड़ो। तो इसको जो सर्च हुआ तो इसके लास्ट में हमने 2 से याद रख लिया कि ये दूसरा स्थान था। ठीक है। टीलों की खुदाई में क्या निकली, राख, तो राखलदास बनर्जी, और किसी मासूम को हड़का दिया तो उस पर हमें क्या आ गई, दया, तो दयाराम साहनी। याद रहेगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता में मां देवी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो मोहनजोदाड़ो से इस कांस्य प्रतिमा को की प्राप्ति हुई है, जिसे मां देवी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो बहुत सिंपल सा है, धातुओं का प्रयोग होने लगा था यहाँ पर, है ना। तांबे का प्रयोग होता था, लोहा छोड़कर बाकी सभी प्रमुख धातुओं का जो बर्तन वर्तन बनाने के लिए यूज होती है लगभग उनका उपयोग होने लगा था, लेकिन लोहे का नहीं हुआ था। याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए कई बार हम भटक जाते हैं। तो लोहे को छोड़ करके तांबे, कांसे, इनका यूज होने लगा था ना। तो ताम्रपाषाण की सभ्यता है, ताम्रपाषाण में इसको इतिहासकारों ने रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे। तो मैं आपको एक मैप बनाता हूं इंडिया का, आप मुझे खुद ही बताइएगा कि कोई व्यक्ति सबसे पहले कहां आ सकता है। ठीक है। मैंने एक इंडिया का मैप बनाया, वो इंडिया 1947 के पहले वाला, ठीक है, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। ठीक है। यहां था अफगानिस्तान, जो आज अफगानिस्तान है। ये है पाकिस्तान, जो आज है अपनी, ये हो गई इंडिया। वी आर लविंग सो मच। ठीक है। यहां है क्या, म्यांमार। ठीक है। आपको पता होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां 3 दर्रे थे। कितने दर्रे हैं, 3 पास, और इन्हीं पासेस से हमेशा भारत पर आक्रमण हुए हैं। ठीक है। और इसका कोड है बेटा KGB। KGB कहां की खुफिया एजेंसी है, रूस की। ठीक है। खैबर गोमल बोलन। ठीक है। इन्हीं से हमेशा भारत में आक्रमण हुए हैं, जब भी विदेशी आक्रमण हुए हैं इन्हीं पासेस से बाहर के लोग आए हैं। तो हमेशा याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में पूछा गया है आर्य भारत में सबसे पहले कहां से आए। इसका तो क्लियर मतलब है कि आर्य बाहर से आए। अब आर्य बाहर से कहां से आए होंगे, तो ये तो मध्य एशिया से आए होंगे। जब आप आगे हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो आर्य है मूलतः मध्य एशियाई थे। ठीक है। तो जब कोई मिडिल एशिया से आया होगा तो इन्हीं पासेस से आया होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है सिंधु प्रदेश, वो पड़ेगा यहां। ठीक है। दूसरा है आपके पास पंजाब, वो पड़ेगा यहां। तीसरा है आपके पास गंगा का मैदान, जहां इंडिया लिखा है यहां गंगा का मैदान है। और चौथा है दक्षिण भारत, मतलब ये। अब आप बताइए मुझे, जब कोई यहां से आएगा तो सबसे पहले सिंधु प्रदेश में आएगा, पंजाब में आएगा, गंगा के मैदान में, दक्षिण भारत में। ऑफ कोर्स जो पहले प्लेस पड़ेगा वहां पहले आएगा। तो ये कहां, सिंधु प्रदेश। तो सिंधु प्रदेश में सबसे पहले एशियाई आकर बसे थे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, सिंधु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, आर्य भारत, सॉरी, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ये भी आपको बताना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मैंने आपको 2-3 वीडियो में पहले अलग अलग बताया है। यदि आप विचार और संकल्पना वाली वीडियो तीनों, मतलब यूनिट 1 की पॉइंट 1 वाली 3 वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कम से कम 3 से 4 बार बताया है मुंडकोपनिषद के बारे में। ठीक है। मैं विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी मैं ऋग्वेद की बात करूं
या जब भी मैं ऋग्वेद को छोड़कर अन्य वेदों की बात करूं तो आपको टाइम पीरियड गैस कर लेना है बिना किसी के बोले। यदि मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूं मतलब ये बात कब की हो रही है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसको क्या बोला जाता था, ऋग्वैदिक काल, है ना। जब भी मैं ऋग्वेद की बात करूं तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। जब भी मैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या किसी ब्राह्मण ग्रंथ या किसी उपनिषद की बात करूं तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और यदि इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा वैदिक काल। यानी वैदिक काल कब से कब तक होगा, 1500 से 500 बीसी, है ना। यह हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 13 में बात हो रही है, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था। मतलब विनियामक मतलब विनिमय प्रणाली। मतलब मेरे घर में यदि दूध नहीं है और मुझे किसी सामने वाले घर से दूध लेके आना है तो मैं दूध के बदले में क्या दूंगा उसको। ठीक है, तो पहले आपने सुना होगा वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। बहुत सिंपल सा, आज भी आपने देखा होगा आपके घर में जब गेस्ट आते हैं, शहर में नहीं, मोस्टली गांव में होता है, जब आपके घर में गांव में गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, मान लो मेरे घर में सब्जी नहीं है तो मैं साइड वाले के यहाँ से सब्जी लाकर बना गेस्ट को खिला दिया, है ना। जब सामने वाले के यहाँ कभी गेस्ट आए, उनके यहाँ बर्तन नहीं है, हमारे घर में बर्तन है तो हमारे घर से बर्तन उनके घर चले गए। तो ये कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब आपके यहाँ जब जिसकी आवश्यकता पड़ी आप सामने वाले से ले लिए, जब उसके यहाँ किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो आपने उसको दे दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। लेकिन ऋग्वेद में जब कोई महंगी चीज कोई खरीदता था तो उसके बदले में क्या दिया जाता था, तो उस समय अमीरी का पर्याय क्या था, पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, गाय था, है ना, गाय थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ज्यादा अमीर होता था। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आप देखकर बताइए मुझे, मैंने आपको कई बार बताया है। इसका आंसर भी बताइए 14 का ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम जैन संगीत कहां आयोजित की गई। एक्चुअली माफी चाहूंगा, वो संगीत ही है ना, संगीत नहीं है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। प्रथम जैन संगीति कहां आयोजित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है पाटलिपुत्र। जब मैं आपको आगे बौद्ध और जैन बताऊंगा तो उसमें ये अपन अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज का फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व, है ना, 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। और अपने, ये तो हो गया आपसे ईसवी सन पूछा उसने तो आपने ईसा पूर्व बता दिया। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि शासन के किस वर्ष में, तो शासन के 8वें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा, है ना। 262 टू 261 बीसी, तो 8वें वर्ष में कलिंग पर इसने आक्रमण किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसका हृदय परिवर्तन अशोक का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बौद्ध सत्य एवं अशोक नाम मिला, बताइए जरा। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, रुमनदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया, तो मैंने अभी आपको बताया ना, हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, बौद्ध। अशोक ने तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद आपको पता ही है बौद्ध धर्म में
पंच महाव्रत होते हैं ना, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो नंबर है 26। मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? राजा, मंत्री या सेनापति? राजा नॉर्मल होता है कि विशेष होता है, स्पेशल होता है? ऑफ कोर्स स्पेशल होते हैं। मंत्री स्पेशल होते हैं या नॉर्मल होते हैं? वो भी स्पेशल होते हैं। राजा मंत्री के बाद कौन आता है? सेनापति, मतलब आर्मी चीफ। आर्मी चीफ नॉर्मल होते हैं क्या? नहीं, आर्मी चीफ भी स्पेशल होते हैं। तो विशेष जो है किसे कहा जाता था? इन सभी को कहा जाता था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सातवाहन है ना। शीशे के सिक्के किसने चलवाया था? सातवाहन। सा से सीसा, सा से सात, तो सातवाहन सीसा के सिक्के चलवाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी जो फाइनल रिवीजन डायरी है उसमें नोट कर लीजिएगा, इसको कई बार पूछा गया है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? याद है आपको? गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासनकाल में कौन भारत आया था? सेंट थॉमस। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 29। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ठीक, लेकिन यदि यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा है। किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 30। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस गुप्त शासक के भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर निर्माण करने की या बनवाने की अनुमति मांगी? तो इसका ऑप्शन भी क्या है? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 32। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? फाहियान आया भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। ठीक है, अब आपका काम है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न खोजो और उसको अपनी फाइनल रिवीजन नोटबुक में नोट डाउन करो। ठीक है, आपको ये सारी चीजें एक जगह रख लेना है ताकि जब आप एग्जाम से 1 वीक पहले पूरा रिवाइज करना शुरू करें, है ना, कंटिन्यू फाइनल रिवीजन जब आप स्टार्ट करें तो आपके पास सब कुछ नोट डाउन होना चाहिए। इसलिए अभी टाइम है तो अभी एक एक चीज प्रॉपर नोट करते चलो आप। यदि बाद के लिए छोड़ोगे तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक है, और मिलेगा भी नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपके सामने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और वो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, सातवाहन काल में हुआ है ये। ठीक है, और गुप्त काल में ये अपने पीक में पहुंच गई थी मंदिर निर्माण की कला, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूना कौन सा है? बताइए जरा कौन सा है?
आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, दशावतार मंदिर, करेक्ट। तो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और वही क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, कन्नौज राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको बताइएगा जरूर, मुझे उम्मीद है कि आप बता पाएंगे, है ना, कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। क्वेश्चन नंबर 39, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फैक्ट को याद रखिएगा कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 712 ईस्वी में भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी, इब्राहिम लोधी। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, महमूद गजनबी के आक्रमण से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनबी के आक्रमण से या आक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ का आक्रमण, लाहौर का आक्रमण, कन्नौज का आक्रमण या ग्वालियर का आक्रमण? आप बताइए, सबसे ज्यादा इसने धन कहां से लूटा था? सोमनाथ के मंदिर से, है ना, सोमनाथ के मंदिर में तोड़फोड़ भी की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, शाहनामा का रचयिता कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, फिरदौसी, अमीर खुसरो, हसन निजामी या मुन्हाजुस सिराज। करेक्ट आंसर है फिरदौसी। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक यहां पर स्पेशल नोट बोल रहा हूं कि जितनी भी बुक है हिस्ट्री की, सारी बुक, स्पेशली मुगल काल की सारी बुक और संगम काल की सारी बुक और उनके रचयिता, ये सब आपको याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है। मैं सारी बुक के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट का, वो पूरी बुक आपको पता होना चाहिए। और उसकी एक पीडीएफ आपको ये पता होना चाहिए। अपना टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है नीचे, आप जाकर के वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, हम देखकर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। गति बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था? और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किसने करवाया था? काकवर्ण किसको बोला जाता है? क्वेश्चन में ही हिंट दी हुई है, काकवर्ण बोला जाता था कालाशोक को। किसको बोला जाता था? कालाशोक, है ना, कालाशोक को काकवर्ण बोला जाता था, इसी ने दूसरी बौद्ध संगति कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, महाजनपदों की सूची कहां उपलब्ध है? जैन धर्म की भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय किसका है? बौद्ध धर्म का। तो यहां दोनों जगह आपको क्या मिलेंगी? महाजनपद काल की सूचियां। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो आपको पता ही है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। और घनानंद को मारकर ही गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की थी? नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद की। ठीक है, और फिर किसकी स्थापना हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 16 महाजनपदों में श्रेणियों का संचालक किसे कहा जाता था? तो उत्तर क्या है इसका? जो श्रेणियों का संचालन करता था उसी को ही श्रेणी बोला जाता था, है ना, याद रखिएगा इसमें। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर श्रेणी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो आप बताइए मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? यस करेक्ट, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त कौन है? मुद्रा राक्षस के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, याद रखना। ठीक है, तक्षशिला क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर कहता है गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से था? कुल पूछ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के शाक्यों के यहां हुआ था, है ना। और शाक्य कौन थे? क्षत्रिय थे, तो इनका संबंध क्षत्रिय से था। ठीक है, जबकि यदि मैं महावीर स्वामी की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के, वज्जी संघ जो था, वज्जी संघ के वैशाली में, है ना। और वैशाली में क्या था? कुंडग्राम। तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और इनका कुल था ज्ञात्रक कुल। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 49, प्रशासन संबंधी कौटिल्य का वह सिद्धांत जिसमें 7 अंगों का वर्णन है। 7 अंग, 7 अंग या सप्तांग? सप्तांग। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में जानबूझकर कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, शतांग या सप्तांग। तो शतांग नियम नहीं है, सप्तांग सिद्धांत है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये आपको सर्च करना है, सर्च करके मुझे भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट आज की वीडियो का, सिरयूर शब्द का संबंध किससे था? संगम काल से, गुप्त युग से, मौर्य युग से, तुगलक वंश से। तो सिरयूर नाम से ही पता चल रहा है, सिरयूर का संबंध किससे था? संगम युग से था। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना रिएक्शन जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, एक लास्ट बात, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लें, रिक्वेस्ट कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी रियल टाइम एक्टिविटी आपको पता चले और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।